40 मिनट के अंदर अंदर में पूरा एवरेज कंप्लीट करवा दिया मैंने इस वीडियो में। तो जिसका भी एसएससी सीजीएल का मेंस आने वाला है 18 और 19 जनवरी को, या फिर आने वाले टाइम में जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, उनको शेयर कर देना ये वीडियो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये एवरेज फाइंड आउट करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं चलेगा, हमें एक मॉडर्न अप्रोच पे फोकस करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ और मॉडर्न मेथड पे हम लोग बात करते हैं। एक एवरेज में मान रहा हूँ इन 8 ऑब्जर्वेशन से एक, जो कि है 50। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो। मैंने एक एवरेज मान लिया 50। अब मुझे इस 50 की बाकी सबके साथ ऑब्जर्वेशन के साथ डिफरेंस चेक करना है। पहले वाले के साथ 0 है, दूसरे वाले में 52 है, 52 वो 2 ज़्यादा, बाद में 48 है वो 2 कम, 39 है वो 11 कम, 46 है वो 4 कम, 61 है वो 11 ज़्यादा है, 66 है वो 16 ज़्यादा है, और 58 है वो 8 ज़्यादा है। +2 -2 कैंसिल, -11 + 11 कैंसिल, 16 - 4 12, 12 + 8 20, मतलब 20 ज़्यादा आ रहा है। कितने ऑब्जर्वेशंस पे? 8 ऑब्जर्वेशंस पे। तो टोटल कितना ज़्यादा आया? 2.5 पर पे, ठीक है ना। तो मतलब मैंने जो एवरेज लिया था उसमें अगर मैं 2.5 और ऐड कर दूंगा तो एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। क्या इन सभी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज 51 है? ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले 51 को इन सभी ऑब्जर्वेशंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर एंड में डिफरेंस 0 आता है तो फिर तो ये एवरेज सही है, और अगर एंड में फिगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आता है तो फिर ये एवरेज गलत है। तो हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 41 है, ये एवरेज से 10 कम है। 53 है, ये एवरेज से 2 ज़्यादा है। 58 है, ये एवरेज से 7 ज़्यादा है। 50 एवरेज से 1 कम है, और 53 जो है वो एवरेज से 2 ज़्यादा है। जब हम देखेंगे तो -10 + 2 -8, -8 + 7 -1, -1 और -1 -2, और -2 + 2 0, यानी एंड में डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एवरेज हमारा बिल्कुल सही है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिसिंग ऑब्जर्वेशंस का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन एवरेज को गिवन ऑब्जर्वेशंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये एवरेज से 4 कम है, ये एवरेज से 7 ज़्यादा है, ये एवरेज से 17 ज़्यादा है। तो हम देखा जाए तो ये ओवरऑल एवरेज से 20 ज़्यादा है। और कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एवरेज तभी सही माना जाएगा जब यहाँ पे डिफरेंस 0 बच जाए, लेकिन अभी तो डिफरेंस 20 ज़्यादा आ रहा है। तो इसको 20 कम करने के लिए हमें इसको ओवरऑल एवरेज से 20 कम करना पड़ेगा, यानी इन 2 ऑब्जर्वेशंस को हमें एवरेज से 20 कम करना पड़ेगा। यानी 2 ऑब्जर्वेशंस को 20 कम, यानी एक ऑब्जर्वेशन को 10 कम करना पड़ेगा। तो 72 - 10 = 62 आंसर। ये होगा एवरेज ऑफ द मिसिंग नंबर्स। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। A batsman scores 87 runs in his 17th innings. Due to this, his average increased by 3 runs. Find his current average. मान लो 1 से 16 इनिंग्स तक उसने कोई एवरेज स्कोर बनाया है। अगर उसने 17th इनिंग में भी उतने ही स्कोर बनाया था जितना 1 से 16 इनिंग्स तक का एवरेज स्कोर है, तो उसके ओवरऑल एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 87 रन बनाया 17th इनिंग में, जिस वजह से उसका ओवरऑल एवरेज 3 रन बढ़ गया। यानी उसने 17th इनिंग में एवरेज से इतने ज़्यादा रन बना दिए कि हमें हर एक इनिंग में 3-3 रन फालतू बांटने पड़ गए। यानी 17 इनिंग्स उसने खेली तो 3 रन के हिसाब से 51 रन हमें फालतू बांटने पड़ गए। अब जैसे देखा जाए तो 87 रन उसने बनाए हैं 17th इनिंग में, और 51 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो यानी 36 रन अगर वो बनाता तो उसके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। There are 35 students in a hostel. If the number of students increased by 7, the expense of mess increased by ₹42 per day. Obviously बात है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मैथ्स का खर्चा भी बढ़ेगा ही। तो 7 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से खर्चा कितना बढ़ा मैथ्स का? ₹42। अब आगे कह रहा है, while the average expenditure per head per day decreased by ₹1, find the original expenditure of the mess. Original expenditure का मतलब है कि नए 7 स्टूडेंट्स के ज्वाइन होने से पहले 35 स्टूडेंट्स का पर डे का खर्चा कितना था मैथ्स का, वो हमें फाइंड आउट करना है। While the average expenditure per head per day decreased by ₹1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनका खर्चा बाकी 35 के मुकाबले इतना कम है कि हमें हर एक जने से 1-1 रुपये उधार मांगने पड़ गए। 35 स्टूडेंट्स थे और 7 जने और आ गए, तो 42 जनों से हर एक जने से 1 रुपये उधार मांगा, तो 42 रुपये हमने उधार मांगे। ये उधार क्यों मांगे? क्योंकि नए जनों का खर्चा काफी कम था। अगर इनका खर्चा भी बराबर होता तो ये 42 रुपये हमें उधार नहीं मांगने पड़ते, और हमें खर्चा निकालना है 35 स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ये 42 रुपये जो नहीं बढ़े हैं हमने, वो भी हम बढ़ाएंगे तो टोटल खर्चा कितना बढ़ता है? 84 रुपये का। कितने जनों पे? 7 जनों पे। तो 12 रुपये खर्चा आ जाता पर स्टूडेंट का 35 स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो 35 × 12 = 420 रुपये हो गया हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। द एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन्स आउट ऑफ 12 इज 95 kg। 11 जनों का जो एवरेज वेट है वो है 95 kg। आगे लिखा है, द वेट ऑफ 12th पर्सन इज 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल 12 पर्सन्स। मान लेते हैं सभी 12 जनों का जो एवरेज वेट है वो A है, तो 12th पर्सन का जो एवरेज वेट होगा वो होगा एवरेज से 33 ज़्यादा। तो पूछा है फाइंड द वेट ऑफ 12th पर्सन। अब ये निकालने के लिए हमें पुराना वाला कंसेप्ट को दोहराना पड़ेगा, जिसमें हमने बात करी थी कि एवरेज तभी सही माना जाएगा जब यहाँ पे डिफरेंस 0 हो।
लेकिन अभी एक्चुअल एवरेज से 33 ज़्यादा आ रहा है, तो हमें 0 बनाने के लिए उसको यहाँ पे इधर -33 करना पड़ेगा। कितने जनों पे? 11 जनों पे। तो ये कितना हो गया? -3 पर पर्सन। ठीक है, तो अब आ रहा है जो एक्चुअल एवरेज है उससे इन 11 जनों का जो एवरेज वेट है वो 3 कम है। तो एक्चुअल एवरेज से इनका 11 जनों का एवरेज वेट 3 कम है, तो एक्चुअल एवरेज आएगा 98। तो इस अकॉर्डिंग जो 12th पर्सन है उसका वेट होगा 98 + 33। द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 74 kg। एक्स वाई और जेड का जो वेट आ रहा है एवरेज वेट वो है 74 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ एक्स एंड वाई भी 68 kg एंड एवरेज वेट ऑफ वाई एंड जेड भी 78 kg, वेट ऑफ वाई इज, वाई का वेट निकालना है हमें, तो हमें वापस से वही कंसेप्ट को लगाना पड़ेगा जिसमें हम लोग एक्चुअल एवरेज से बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो ये एवरेज से 6 कम है कितनों पे? 2 पे। तो ये एक्चुअल एवरेज से कितना कम हो गया? 12 कम हो गया। वाई और जेड में 78 kg है जो एक्चुअल एवरेज से 4 ज़्यादा है, कितनों पे? 2 पे। तो ये आ गया +8। अब एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है -4 का, और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने y को 2 बार कंसिडर किया है, इस वजह से इस 74 में से जब हम इस 4 को माइनस करेंगे तो एक्चुअल वेट निकल के आ जाएगा y का, दैट इज 70 kg आंसर। द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज द सेम एज इट वाज 3 years बैक। एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो एवरेज एज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल भी बढ़ता रहेगा उस अकॉर्डिंग। यानी अगर टाइम 3 साल बढ़ा है तो एवरेज एज भी 3 साल बढ़ जाएगी। अगर टाइम 2 साल ही बढ़ा है तो एवरेज एज भी उस अकॉर्डिंग 2 साल ही बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज एज उतनी है जितनी 3 साल पहले थी। इसका मतलब 3 years पर पर्सन एवरेज एज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बढ़ी। इसका मतलब 3 साल का नुकसान हो गया हर जने पे 11 जनों में से, यानी -3 year पर पर्सन। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 3 of the players whose current average age is 33 years are replaced by 3 youngsters. द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर्स। ठीक है, तो जो लोग गए हैं उनकी एज क्या होगी? टोटल एज 33 × 3 = 99 years। और नुकसान कितने का हुआ है? 3 साल का हर जने पे। तो 11 जनों पे 33 साल का नुकसान हुआ, तो 66 years हो गई टोटल एज जो नए लोगों की है। तो एवरेज एज न्यू कमर्स की कितनी होगी? 66 / 3 = 22 years आंसर। इसी का सेकंड मेथड भी मैं अपलोड करूंगा अगली वीडियो में। ये सेकंड मेथड है प्रीवियस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 of the players whose current average age is 33 years। तो हम एक काम करते हैं ना, हम 11 के 11 जनों की एवरेज एज 33 मान लेते हैं। ठीक है, 11 के 11 जनों की एवरेज एज 33 years मान ली। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि वो जो 3 जन है ना जिनकी एवरेज एज है उनको रिप्लेस कर दिया गया है। किनसे रिप्लेस कर दिया गया है? न्यू कमर्स से। न्यू कमर्स मान लेते हैं 9 की पावर 1, 10 की पावर 1 और 11 की पावर 1। ये न्यू कमर्स हो गए, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एवरेज पे इंपैक्ट आया ना वो 3 साल घट गया एवरेज से। 33 से 3 साल घट गया, यानी 30 हो गया है। अब ये जो 33 years का एवरेज एज है ना, ये सिर्फ रह गया 8 जनों के ऊपर। ठीक है, और 9 की पावर 1, 10 की पावर 1, 11 की पावर 1, क्योंकि ये नए कमर्स हैं, इनका एवरेज हमें निकालना है। तो अब इनका एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ओवरऑल एवरेज है 30 और ये 33, ये 33 एवरेज से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। कितने जनों पे? 8 जनों पे। तो ओवरऑल एवरेज से कितना ज़्यादा हो गया? 24 ज़्यादा हो गया। और हमें पता है कि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बीच में 0 रहना जरूरी है। तो ये 24 ज़्यादा है, तो हमें 0 बनाने के लिए 24 कम करना पड़ेगा। कितने जनों पे? 3 जनों पे। तो ये कितना हो गया? 8 कम हो गया एवरेज से, यानी 30 - 8 = 22। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीजेज बाय 2 months। 11 जनों की जो एवरेज एज है वो 2 महीने कम हो गई, यानी टोटल एज कितनी कम हुई? 22 महीने। 22 महीने को हम लिख सकते हैं 1 साल 10 महीने, 1 year 10 months। और ऐसा क्यों हुआ? When 2 new players are included in the team replacing 2 players of age 17 years and 20 years। तो जो पुराने प्लेयर्स थे उनकी टोटल एज कितनी हो गई? 37 years। 37 years को हम लिख सकते हैं 36 years 12 months टू मेक आवर कैलकुलेशन ईजियर। तो अब जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 months और 35 years, 35 years 2 months। ठीक है, ये किसकी एज आ गई? टोटल एज, द एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। ठीक है, ये टोटल एज आ गई न्यू प्लेयर्स की। और हमें इनकी एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ गया 17 years 7 months। इसको सॉल्व कैसे किया वो मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। 35 years 2 months डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप 35 years को डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 17.5। 17.5 years का मतलब क्या होगा? 17 years और 6 months। ठीक है, और यहाँ पे 2 months ऑलरेडी गिवन है, और इस 2 months को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो गया 1 month। तो 1 month ये हो गया, इस वजह से हो गया 17 years और 7 months। ठीक है, तो 37 years मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो ऐसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 36 years और 12 months। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। 12 months में से 10 months गए तो 2 महीने बचे, और 36 - 1 35 years। अब यहाँ पे आती है बात 3 years 5 months में से 1 year 7 months आपको माइनस करने। अब ये 5 months तो यहाँ पे छोटा पड़ गया 7 months से, तो आप एक काम करो, ये 3 years है ना, इसको 2 years मान के, और जो 12 महीने तीसरे साल के बचे उस 12 महीने को इनमें ऐड कर दो, तो ये हो गया 12 + 5 = 17 months। तो 17 - 7 10 months और 2 - 1
इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल 10 महीने, ये हो गया आंसर। 35 ईयर्स 2 मंथ्स डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप 35 ईयर्स को डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 17.5। 17.5 ईयर्स का मतलब क्या होगा, 17 ईयर्स और 6 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 मंथ्स ऑलरेडी गिवन है, और इस 2 मंथ्स को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो गया 1 मंथ, तो 1 मंथ ये हो गया। इस वजह से हो गया 17 ईयर्स और 7 मंथ्स, ठीक है। तो 37 ईयर्स मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो ऐसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 36 ईयर्स और 12 मंथ्स। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। 12 मंथ्स में से 10 मंथ्स गए तो 2 महीने बचे, और 36 माइनस 1 35 ईयर्स। अब यहाँ पे आती है बात 3 ईयर्स 5 मंथ्स में से 1 ईयर 7 मंथ्स आपको माइनस करने हैं। अब ये 5 मंथ्स में यहाँ पे छोटा पड़ गया 7 मंथ्स से, तो आप एक काम करो, ये 3 ईयर्स है ना, इसको 2 ईयर्स मान के, और जो 12 महीने तीसरे साल के बचे उस 12 महीने को इनमें ऐड कर दो, तो ये हो गया 12 + 5 = 17 मंथ्स। तो 17 - 7 10 मंथ्स, और 2 - 1 = 1 ईयर, 1 साल 10 महीने, ये हो गया आंसर। भाई इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी क्वेश्चन है। 9 girls and 1 boy go to a restaurant for lunch. If each girl spent ₹30 and boy spent ₹72,000 more than the average expenditure of all, find the amount spent by boy. 9 लड़कियां और 1 लड़का, यानी ये 10 जने गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ठीक है। खाना खाने के बाद ये जो 9 लड़कियां हैं ये 30-30 रुपए देके रेस्टोरेंट से रवाना हो गई। अब जब ये लड़का बॉय अपने हिस्से का खर्चा देके जाने लगा ना, तो गार्ड ने इसको रोक के बोला कि भैया वो जो खर्चा देके गई है ना लड़कियां, वो अपने हिस्से से काफी कम देके गई है, तो उनका खर्चा भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो उसने बोला कितना खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा? बोला तुम्हारे को तुम्हारे हिस्से से 72,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 9 लड़कियां उन्होंने अपने हिस्से से 72,000 कम दिए। कितनों पे? 9 पे। तो एक पे कितना हो गया? 8,000 कम हो गया। मतलब उन्होंने एवरेज से 8,000 रुपये कम दिए, और दिए कितने हैं? 30 रुपये। तो एवरेज कितना आ गया? 8,030, ठीक है। तो बॉय का एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो एवरेज प्लस 72,000 है, तो आ गया 80,030। तो भाई देखो, लड़कियों ने दिया 30 रुपये और लड़के ने दिया 80,030 रुपये। तो इसलिए कहते हैं सावधान रहे, सतर्क रहे। A car owner buys petrol at ₹60, ₹80, ₹48 per liter for 3 successive years. मतलब पहले साल उसने 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बाय किया, उसके अगले साल 80 रुपये पर लीटर, और उसके अगले साल 48 रुपये पर लीटर। What approximately is the average cost per liter of petrol if he spends ₹12,000 each year? मतलब हमें 3 साल के पेट्रोल का एवरेज कॉस्ट पर लीटर निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले साल उसने कितना पेट्रोल खरीदा वो निकालते हैं। तो उसके लिए उसकी खर्चा कितना था? 12,000 रुपये उसने 12,000 रुपये का खर्चा उसने किया, और कितने में खरीदा? 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो ये रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 60 एक और 60 200, और ये ऊपर जाके हो गया। तो 200 लीटर पेट्रोल उसने पहले साल खरीदा। ऐसे ही जब हम फाइंड आउट करेंगे उसके अगले साल 80 रुपये लीटर के हिसाब से, तो वो आएगा 150 लीटर, और उसके अगले साल 48 रुपये लीटर के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 250 लीटर, ठीक है। अब उसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी है 3 साल की? 1 साल की 12,000 रुपये है, तो 3 साल की कितनी होगी? 36,000। और उसने पेट्रोल कितना यूज़ किया है? 200 लीटर, 150 लीटर, 250 लीटर, टोटल होगा 600 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया 600, और ये हो गया, तो ये हो गया 60 रुपये पर लीटर, उसका आ गया एवरेज कॉस्ट पर लीटर 3 साल के हिसाब से। अब हम एवरेज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के रिलेवेंस से समझेंगे। एपी क्या होता है? जब कोई भी सीरीज ऑफ नंबर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, प्लस उसमें जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर हो, तो फिर वो एपी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, 3 और 5 और 5 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, तो ये हो गई एक एपी, ठीक है। अब कहने का पॉइंट क्या है, जब भी एपी के केस में क्या होगा ना, एवरेज जो है वो हमेशा मिडिल टर्म होगी। यानी एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एपी के केस में मीन यानी एवरेज और मीडियन बराबर होते हैं। तो ऐसे केसेस में एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मिडिल टर्म ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। मिडिल टर्म निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे n+1/2। तो जैसे 3 टर्म्स हैं 3, 5 और 7, 3 टर्म्स हैं 3 + 1 4/2, यानी सेकंड टर्म जो होगी वो हमारी एवरेज होगी, जो कि हमारी मीडियन भी है, लेकिन हमें यहाँ पे भी मीडियन पे फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ एवरेज पे बात करनी है। तो सेकंड टर्म है हमारी 5, तो वो हो गया हमारा एवरेज आंसर। दूसरा तरीका इसको निकालने का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये भी हमारी एवरेज निकाल देगी। जैसे 3 + 7 डिवाइड बाय 2 = 5 आंसर, तो ये भी हमारा एवरेज निकाल दिया, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 3, 5, 7 और 9, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 4 + 1/2 यानी 5/2 = 2.5। 2.5 टर्म मतलब सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में जो टर्म है वो होगी हमारा एवरेज। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में ऑब्वियसली बात है 6 ही होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। और इसको तरीके से निकालने के लिए हम लोग 5 + 7/2 कर देंगे, तो उससे 6 आ जाएगा, वो भी हमारा आंसर होगा। और भी अगर तरीका देखना हमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो 9 + 3 डिवाइड बाय 2, ये भी हो गया हमारा 6 आंसर। तो ये कुछ तरीके हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। अब आते हैं हम एक और कंसेप्ट के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सीरीज और एवरेज। जब हमारे पास 3, 5 और 7 की सीरीज थी तब हमारा एवरेज था 5, ठीक है। जब हमारी सीरीज में 3, 5, 7 और 9 आ गए, यानी जब +2 हो गया, यहाँ पे 2 नंबर से सीरीज बढ़ गई, तो यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ा? +1। उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, जब यहाँ पे +2 से नंबर और बढ़ गया तो हमारा एवरेज कितना बढ़ा? +1। यानी अगर सीरीज में नंबर जितना इंक्रीज होगा ना, उसका हाफ एवरेज इंक्रीज होगा। लाइक अगर ये सीरीज होती 3, 7 और 11, तो यहाँ पे एवरेज होता हमारा 7,
लेकिन जब 3, 7, 11 और 15 होता तो यहाँ पे ये 4 से बढ़ा है, तो एवरेज हमारा कितने से बढ़ता? 2 से, तो ये हो गया 9 यानी। और आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, तो 11 + 7/2 इज इक्वल टू 9, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे तो 15 + 3 डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे तो भी 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ कंसेप्ट को पढ़ा। अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे आने वाले हमारे क्वेश्चंस में, तो बने रहिए वीडियोस में। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको प्रीवियस कंसेप्ट वाली वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ 41 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब है कि एक एपी हो गया, ठीक है, तो और एक एपी में एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म होगा, और उस मिडिल टर्म को हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 41 + 1/2 इज इक्वल टू 21st टर्म। तो जो 21st टर्म होगा वो होगा हमारा एवरेज। ठीक है, और वो है कितना? 49। अब 21st टर्म और लार्जेस्ट टर्म हमें निकालनी है, वो है 41st। तो 41st टर्म और 21st टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 टर्म्स का, और हर एक टर्म पे 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो 20 टर्म्स पे कितना इंक्रीज होगा? 40 नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से 41st टर्म पे जो हमारी लार्जेस्ट टर्म है उस पर कितना नंबर आ जाएगा? 89, और ये हो गया हमारा आंसर। द एवरेज ऑफ 44 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 144। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक एपी हो गया, और एपी में जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, और मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2, दैट इज 22.5th टर्म, यानी 22nd और 23rd टर्म के बीच वाली जो टर्म होगी वो होगा हमारा एवरेज। 22nd और 23rd टर्म, ठीक है, ये होगी 22.5, और ये है हमारा 144। ऑब्वियस सी बात है, बीच वाली टर्म ही इवन नंबर होगी, क्योंकि 22 और 23rd टर्म तो ऑड नंबर होंगे। +1 अगर हम कर देंगे और इधर -1 कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, दैट इज 145 एंड 143। अब हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर, तो 23rd टर्म में जब हम 21 टर्म्स और ऐड कर देंगे तो हमारी लार्जेस्ट टर्म, क्योंकि 44 टर्म्स है तो 44 टर्म आ जाएगी। 23rd टर्म पे 145 है हमारा नंबर, और 21 टर्म्स अगर और आगे जाना है हमें तो 21 × 2 42 नंबर्स हमें और ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 187। ठीक है, और अगर हमें पीछे की तरफ जाना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो 22nd टर्म है हमारी 143, और हमें 21 टर्म्स पीछे जाना पड़ेगा फर्स्ट नंबर के लिए, यानी लोवेस्ट नंबर के लिए, तो ये हो गया 1 टर्म, और ये हो गया 42, दैट इज 101 हो गया हमारा लोवेस्ट टर्म आंसर। द एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, यानी एवरेज जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो ऑड नंबर्स हम 3 तरीके से ले सकते हैं, एक तो होगा x, x+2, और एक होगा x+4, क्योंकि हमें कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। तो आप इस तरीके से ले सकते हो, या फिर आप ये पैटर्न भी ले सकते हो, x-2, x और x+2। ठीक है, मैं इस वाले पैटर्न से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इस वाले पैटर्न से अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 52 मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। लार्जेस्ट होगा x+2 और उसका 1/3। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 52 से 3 2 6, 3 5 15 प्लस x+2। ठीक है, तो ये x जब इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 158, और x हो जाएगा 79, और हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो x-2 इज इक्वल टू 77 आंसर। The weight of 6 members out of 17 members is measured in sequence, and the average weight is calculated after the measuring of weight of each member. Then each time the average is increased by 1 kg. Then find the difference of weight of first and last members. ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन में जो 17 मेंबर्स दे रखा है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें सिर्फ जो मतलब है वो इन 6 मेंबर्स से ही है। ठीक है, 6 मेंबर्स से हमें मतलब है। और सबसे पहले आप ये क्लिप देखो, जब हमारी सीरीज में 3, 5, 7 और 9 आ गए, यानी जब +2 हो गया, यहाँ पे 2 नंबर से सीरीज बढ़ गई, तो यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ा? +1। उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, जब यहाँ पे +2 से नंबर और बढ़ गया तो हमारा एवरेज कितना बढ़ा? +1। इस क्लिप में आपने देखा कि जब भी नंबर 2 इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज उसका हाफ इंक्रीज हो रहा है, यानी 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि हर बार वेट मेजर करने के बाद एवरेज जो है वो 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 kg से इंक्रीज हो रहा है बार बार वेट, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा। तो जब एवरेज 1 इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल में अमाउंट जो एक्चुअल नंबर इंक्रीज हो रहा होगा कितना हो रहा होगा? हर एक पे डबल, यानी 2-2 kg इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी 2 kg इंक्रीज हुआ होगा, यहाँ पे भी 2 kg, यहाँ पे भी 2 kg, यहाँ पे भी 2 kg, और यहाँ पे भी 2 kg इंक्रीज हुआ होगा। तो जब 6th पर्सन और फर्स्ट पर्सन के जो वेट में कितना डिफरेंस आएगा? 2-2 kg हर पे बढ़ता रहा, तो 10 kg का डिफरेंस आ गया, और वही होगा हमारा आंसर। यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट कर रहे हो। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n+1/2। अगर सम की जगह यहाँ एवरेज लिखा होगा तो एवरेज में क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे आप n को डिवाइड कर दोगे तो वो एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा, n से n कैंसिल, तो ये हो गया एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट इज n+1/2। ऐसे ही सेम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n+1 2n+1/6, और अगर आप इसको एवरेज कर दोगे तो यहाँ पे n डिवाइड में आ जाएगा और n से n कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बनेगा n+1 2n+1/6। सेम फॉर सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n² n+1/4। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे n से डिवाइड और यहाँ से ये n कैंसिल, n+1/4। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n², और एवरेज में क्या होगा? ये डिवाइड बाय n करोगे आप तो ये n² हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल इवन नंबर्स n+1, और जब एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ से ये n कैंसिल हो जाएगा, दैट इज बचेगा क्या? n+1। तो ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन लेवल पे।
If the average of 5 consecutive numbers starting with m is n, find the average of 6 consecutive numbers starting with m plus 2. ठीक है, तो m से स्टार्ट हो रहे हैं consecutive 5 numbers, तो m एक अगला होगा m plus 1, अगला होगा m plus 2, उसके बाद होगा m plus 3 और उसके बाद होगा m plus 4. और कह रहे हैं कि इन पांचों का जो एवरेज है वो है n. पांचों का एवरेज वही होगा जो मिडल वाला नंबर होगा, दैट इज m plus 2 और वो है n. तो अब आगे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m plus 2, यानी जो n से स्टार्ट हो रहे हैं. तो n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 और n plus 5. अब यहाँ पे 3 नंबर इधर है और 3 नंबर इधर है, तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच का नंबर जो होगा वही होगा एवरेज, दैट इज n plus 2.5 आंसर. ठीक है, एवरेज ऑफ n numbers is a, 2 is added in first number and 4 is added in second number and this process is carried on. Then find the average of new numbers. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एपी के फॉर्मेट में एडिशन लेकर के या फिर जीपी के फॉर्मेट में एडिशन को लेकर के. फिलहाल हम क्वेश्चन को एपी की तरह से सॉल्व कर रहे हैं. आपके ऑप्शन में आपको गिवन होगा कि कैसे सॉल्व हुआ, या तो एपी से या फिर जीपी से, दोनों में से एक ही ऑप्शन गिवन होगा, आपको आंसर वही टिक करना है. ठीक है, एवरेज ऑफ n नंबर से तो हमें निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स. तो न्यू एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, तो ओल्ड एवरेज है हमारे पास a और नया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ एडिशंस. ठीक है, और इस बार हम एडिशंस को एपी के फॉर्मेट में ले रहे हैं. ठीक है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें सेम होगा. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है नॉर्मल एपी किसमें होता है 1 2 3 4 5 टिल n टर्म्स तक. तो ये है इंटू 2 में, तो ये n है, तो ये लास्ट टर्म यहाँ पे कितना होगा 2n होगा. तो हमें एवरेज निकालने के लिए एडिशंस का क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी 2 प्लस 2n डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 प्लस n. तो न्यू एवरेज क्या आ गया, न्यू एवरेज आ गया a प्लस 1 प्लस n आंसर. अब इस क्वेश्चन को हम लोग जीपी के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे. वही सेम चीज है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू a प्लस एवरेज ऑफ एडिशंस. अब यहाँ पे जीपी क्या होता है, जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है. यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, 4/2 भी 2 आ रहा है, 8/4 भी 2 आ रहा है, 16/8 भी 2 आ रहा है, 32/16 भी 2 आ रहा है, यानी कॉमन रेशियो बराबर है. तो ये हो गया जीपी. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी निकालने का, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, जिसमें a जो है वो होगा फर्स्ट टर्म और r होगा कॉमन रेशियो. ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. न्यू एवरेज निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें गिवन है a जो है ऑलरेडी, जो सम ऑफ गिवन ऑलरेडी जो ऑब्जर्वेशंस है उनका एवरेज प्लस एवरेज ऑफ एडिशंस. तो एवरेज इसका निकालने के लिए हमें जीपी का एवरेज हमें निकालना है. तो फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है r दैट इज 2 और 2 की पावर n-1 अपॉन r-1 कितना होगा 2-1 दैट इज 1 हो गया. और अगर एवरेज निकालना है हमें तो नीचे डिवाइड बाय n कर देंगे. ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा a प्लस 2 की पावर n-1 अपॉन n. ठीक है, ऑल पेज नंबर्स फ्रॉम अ बुक आर एडेड बिगिनिंग एट 1. However, one page number was mistakenly added twice. The sum obtained was 1000. Which page number was added twice? अब इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो. सबसे पहले तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होके, और हमें पता नहीं कितने पेज नंबर है, तो 1 से लेके n तक हमने मान लिया. और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n plus 1/2, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है. ठीक है, एक पेज नंबर को हमने एक बार और ऐड कर दिया, तो इस वजह से प्लस x मान लिया उसको मैंने, और इज इक्वल टू सम इनका गिवन है 1000. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं x की वैल्यू ऑप्शन में से एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने मान लो 10 मान ली. ठीक है, तो जब आप 10 मानोगे ना तो n plus 1 आ जाएगा 1980. अब आपको ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1980. तो आप एक काम करो, 1980 के आसपास का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो. तो जब आप इसको देखोगे तो 45 का जो स्क्वायर होता है ना, क्योंकि आपको स्क्वायर्स अगर याद है अच्छे से, तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि 45 का स्क्वायर इसके सबसे पास में, जो कि 2025. अब ये 2025 1980 से ज्यादा बड़ा है, तो आप एक काम करो 45 अगर ये, तो उसको 44 मान के ट्राई करो. तो 44 इंटू 45 जब आप करोगे तो ये एग्जैक्ट सेट बैठ जाएगा 1980 के. लेकिन ये चीज तभी सक्सेसफुल है जब ये ऑप्शन पहला नंबर जो था 10 नंबर वो सही निकल गया. अगर आप मान लो ये 10 जो है वो डी ऑप्शन होता, तो फिर इसको सॉल्व करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाता. तो ऐसे केसेस के लिए एक और अच्छा मेथड है, वो मैं ऑल पेज नंबर्स फ्रॉम अ बुक आर एडेड बिगिनिंग एट 1. However, one page number was mistakenly added twice. The sum obtained was 1000. Which page number was added twice? अब इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो. सबसे पहले तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होके, और हमें पता नहीं कितने पेज नंबर है, तो 1 से लेके n तक हमने मान लिया. और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n plus 1/2, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है. ठीक है, एक पेज नंबर को हमने एक बार और ऐड कर दिया, तो इस वजह से प्लस x मान लिया उसको मैंने, और इज इक्वल टू सम इनका गिवन है 1000. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं x की वैल्यू ऑप्शन में से एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने मान लो 10 मान ली. ठीक है, तो जब आप 10 मानोगे ना तो n plus 1 आ जाएगा 1980. अब आपको ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1980. तो आप एक काम करो, 1980 के आसपास का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो.
तो जब आप इसको देखोगे तो 45 का जो स्क्वायर होता है ना, क्योंकि आपको स्क्वायर्स अगर याद है अच्छे से तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि 45 का स्क्वायर इसके सबसे पास में जो कि 2025। अब ये 2025 1980 से ज्यादा बड़ा है, तो आप एक काम करो 45 अगर ये तो उसको 44 मान के ट्राई करो। तो 44 इंटू 45 जब आप करोगे तो ये एग्जैक्ट सेट बैठ जाएगा 1980 के। लेकिन ये चीज तभी सक्सेसफुल है जब ये ऑप्शन पहला नंबर जो था 10 नंबर वो सही निकल गया। अगर आप मान लो ये 10 जो है वो डी ऑप्शन होता तो फिर इसको सॉल्व करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाता। तो ऐसे केसेस के लिए एक और अच्छा मेथड है, वो मैं all page numbers from a book are added beginning at 1. However, one page number was mistakenly added twice. The sum obtained was 1000. Which page number was added twice? अब इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होके और हमें पता नहीं कितने पेज नंबर है तो 1 से लेकर n तक हमने मान लिया, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n + 1/2 जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, एक पेज नंबर को हमने एक बार और ऐड कर दिया तो इस वजह से प्लस x मान लिया उसको मैंने, और इज इक्वल टू सम इनका गिवन है 1000। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं x की वैल्यू ऑप्शन में से एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लो 10 मान ली। ठीक है, तो जब आप 10 मानोगे ना तो n + 1 आ जाएगा 1980। अब आपको ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1980। तो आप एक काम करो 1980 के आसपास का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको स्क्वायर्स अगर याद अच्छे से तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि 45 का स्क्वायर इसके सबसे पास में जो कि 2025। अभी 2025 1980 से ज्यादा बड़ा है, तो आप एक काम करो 45 अगर ये तो उसको 44 मान के ट्राई करो। तो 44 इंटू 45 जब आप करोगे तो ये एग्जैक्ट सेट बैठ जाएगा 1980 के। लेकिन ये चीज अभी सक्सेसफुल है जब ये ऑप्शन पहला नंबर जो था 10 नंबर वो सही निकल गया। अगर आप मान लो ये 10 जो है वो डी ऑप्शन होता तो फिर इसको सॉल्व करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाता। तो ऐसे केसेस के लिए एक और अच्छा मेथड है, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस 1, 2, 2, 3, 3, टिल 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 + 2 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर, +3 + 3 + 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो ये आप सीरीज देख सकते होंगे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर टिल +7 का स्क्वायर। और ऐसे ही नीचे के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 कितनी बार है 1 बार, 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 3 टाइम्स है, और ऐसे ही 7 कितनी बार है 7 टाइम्स है। तो बस ये एक सीरीज बन गई, और इनके फॉर्मूलेज आपको मैंने बताए थे n + 1 2n + 1 by 6 अपॉन n + 1/2। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए थे। तो ये आप n + 1 से n + 1 कैंसिल, 2 से ये 3 कैंसिल, तो 2 से 6 कैंसिल होकर 3 आ गया, तो 2n + 1/3। n कितना है 7, 2 7 14 + 1 15/3 इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, ऑल पेज नंबर्स फ्रॉम अ बुक आर एडेड बिगिनिंग एट 1। However, one page number was mistakenly added twice. The sum obtained was 1000. Which page number was added twice? अब इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होके और हमें पता नहीं कितने पेज नंबर है तो 1 से लेकर n तक हमने मान लिया, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n + 1/2 जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, एक पेज नंबर को हमने एक बार और ऐड कर दिया तो इस वजह से प्लस x मान लिया उसको मैंने, और इज इक्वल टू सम इनका गिवन है 1000। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं x की वैल्यू ऑप्शन में से एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लो 10 मान ली। ठीक है, तो जब आप 10 मानोगे ना तो n + 1 आ जाएगा 1980। अब आपको ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1980। तो आप एक काम करो 1980 के आसपास का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको स्क्वायर्स अगर याद अच्छे से तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि 45 का स्क्वायर इसके सबसे पास में जो कि 2025। अभी 2025 1980 से ज्यादा बड़ा है, तो आप एक काम करो 45 अगर ये तो उसको 44 मान के ट्राई करो। तो 44 इंटू 45 जब आप करोगे तो ये एग्जैक्ट सेट बैठ जाएगा 1980 के। लेकिन ये चीज अभी सक्सेसफुल है जब ये ऑप्शन पहला नंबर जो था 10 नंबर वो सही निकल गया। अगर आप मान लो ये 10 जो है वो डी ऑप्शन होता तो फिर इसको सॉल्व करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाता। तो ऐसे केसेस के लिए एक और अच्छा मेथड है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो √8 इंटू सम ऑब्टेन + 1 - 1/2। लास्ट में आपके पास बचेगा √8000 - 1/2। √8001 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आप इसके आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर देखो, जैसे 8100 है और 7921 है, एक 90 का स्क्वायर होता है और एक 89 का स्क्वायर होता है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। मैं √8001 की जगह 90 लिख देता हूँ -1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 44 पॉइंट समथिंग अराउंड। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता लग गई n की। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ पहले छोटी वाली वैल्यू लेके देखता हूँ n की। तो 44 मैंने लिया, 44 इंटू n + 1 दैट इज 45/2, तो ये हो गया 22 इंटू 45 दैट इज 990। अब आ गया n + 1/2 की वैल्यू 990 प्लस x इज इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू आ गई 10। अगर मैं n की वैल्यू 45 एज्यूम करता तो 45 इंटू 46/2 ये 1000 से भी ज्यादा आगे चली जाती, जो कि जिस वजह से क्या होता है x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से पहले आप छोटी वैल्यू ट्राई करना, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया। उसके बाद बचा √10,489 - 1/2। √10,489 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो कि इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है क्या। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 102 का स्क्वायर होता है 10,404। ठीक है, तो 10,404 इसके सबसे ज्यादा पास में, तो मैं √10,489 की जगह 102 लिख देता हूँ और -1/2, तो ये आएगा 50 पॉइंट समथिंग अराउंड। तो आप एक काम करो, n की वैल्यू फिलहाल के लिए 50 एज्यूम कर लो, 50 इंटू n + 1 दैट इज 51/2, तो ये होगा 25
51 इंटू 25, 25 1 5 2 25 2, ये आएगा 1275। अब ये 1275 और 39 11 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 36 का। ठीक है, अब अगर मैं 51 इंटू 52 ले लेता, दैट इज n की वैल्यू अगर मैं 51 एज्यूम कर लेता, तो ये वैल्यू जो है n प्लस 1/2 की 39 11 से काफी आगे चली जाती, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जो है फिर वो नेगेटिव चली जाती। इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 36। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से काफी सिमिलर है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम किसी एक पेज नंबर को 2 बार ऐड कर रहे थे, जिस वजह से n प्लस 1/2 की वैल्यू जो है वो छोटी आ रही थी सम ऑब्टेन्ड से। इस क्वेश्चन में हम किसी एक पेज नंबर को ऐड करना ही भूल गए, जिस वजह से n प्लस 1/2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी सम ऑब्टेन्ड से, क्योंकि सम ऑब्टेन्ड में उस पेज नंबर की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो जब हम n की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो लास्ट में बचेगा √9920 माइनस 1/2। √9920 को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं 9920 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो वो है 10,000 और वो किसका स्क्वायर है? 100 का। तो मैं 9920 के अंडर रूट की जगह मैं 100 लिख लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो 100 माइनस 1/2 आएगा कितना? 49 पॉइंट समथिंग अराउंड। तो मैं n की वैल्यू फिलहाल 49 अज्यूम करके देखता हूँ। तो 49 इंटू n प्लस 1 दैट इज 50/2। तो 49 इंटू 25 ये कितना आएगा? ये आएगा 1225। अब ये जो है ये 1240 से कम आ गया और हमें n प्लस 1/2 की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम 50 इंटू 51 लेके देखते हैं। तो n की वैल्यू हमने क्या मान ली? 50 मान ली। ठीक है, तो 50 इंटू 51/2, तो ये आएगा 51 इंटू 25, तो ये आएगा आंसर 1275। अब ये 1240 से ज्यादा है और कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग सम की जगह रॉन्ग एवरेज गिवन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आलोक वाज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ n consecutive numbers स्टार्टिंग विद 1। तो इसके लिए तो n प्लस 1/2 हो ही जाएगा। He added a number twice plus x, अभी तक तो वैसा का वैसा ही चल रहा है। Then he finds the wrong average 41/5। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग एवरेज है रॉन्ग सम की जगह। Find the number which was added twice। तो n प्लस 1/2 प्लस x, क्योंकि हमें रॉन्ग एवरेज गिवन है तो डिवाइड बाय n कर दिया हमने, इज इक्वल टू 41/5। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। n प्लस 1/2, ये n जो है ये ऊपर चला जाएगा, प्लस x अपॉन n इधर भी रहेगा क्योंकि बीच में प्लस है ना कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया 41/5। अब 41/5 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ये होगा 5 8 जा और रिमाइंडर बचेगा 1 और डिवाइजर है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये n से n कैंसिल हो गया, तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8, ये हम कंपेयर कर रहे हैं। तो n इज इक्वल टू आ गया 15। अब यहाँ पे n जो है वो 15 है और यहाँ पे 5 गिवन है, तो ऊपर ऐसा कुछ नंबर लेना पड़ेगा कि जिससे 15 से 5 हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूंगा तो 3 1 जार और 3 5 जार, तो x की वैल्यू आ गई 3 आंसर। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A एंड B ऑफ क्लास 9th वाज 63। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A वर 10 मोर देन दोज ऑफ B। मतलब अगर टोटल 90 स्टूडेंट्स है, A में 10 ज्यादा है B से, तो A में कितने हो गए? 50 स्टूडेंट्स और B में हो गए 40 स्टूडेंट्स। तो इनका स्टूडेंट्स का रेशियो ले लेते हैं, दैट इज 5:4 आ जाएगा। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन A वाज 30% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन B। मतलब 30% ज्यादा मतलब 3/10, और अगर B में 10 है तो उसके 30% ज्यादा है A में, तो B में अगर 10x है तो A में कितने हो गए? 13x। ऑब्वियस सी बात है। फाइंड आउट करना है एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। तो हम लोग एक एवरेज स्कोर अपने हिसाब से मान लेते हैं 10x। तो ये 10x से कितना ज्यादा है? 0 ज्यादा है। ये 10x से कितना ज्यादा है? 3x ज्यादा है। कितनों पे? 5 स्टूडेंट्स पे। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स पे, तो टोटल कितना हो गया? 15x ज्यादा हो गया। कितने स्टूडेंट्स पे ओवरऑल? 9 स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा? 10x प्लस 15x/9, ये हो जाएगा 105x/9। ये होगा 3 बार और ये होगा 35 बार। तो 35x/3 इज इक्वल टू एवरेज कितना गिवन है? 63। ठीक है, ये होगा 7 5 जार और 7 9 जार, तो होगा 5x इज इक्वल टू 27। और B का एवरेज स्कोर हमें पता है 10x है, तो 5x 27 है, तो 10x कितना होगा? इंटू 2 कर दो तो हो गया 54 आंसर। द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन हिज 40 इनिंग्स इज 50 रन्स if the difference between his highest and lowest score is 172. If these both innings are excluded, then his average becomes 48. Calculate the highest score. तो टोटल रन्स कितने होंगे? 40 इनिंग्स में एवरेज स्कोर है 50 रन्स, तो टोटल रन्स होंगे 40 इंटू 50। 2 इनिंग्स एक्सक्लूड कर दें तो एवरेज स्कोर हो जाता है 48 रन्स। ठीक है, तो 48 इंटू 2 इनिंग्स अगर हमने एक्सक्लूड कर दी तो कितनी इनिंग्स रहेगी? 38। और बची हुई कितनी इनिंग्स हमने रखी? 2 इनिंग्स, और उसमें कितना रन्स एवरेज स्कोर है वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। जब x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो h प्लस l निकल के आ जाएगा, और h माइनस l हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्योंकि डिफरेंस हमारे पास गिवन है दोनों इनिंग्स का, दैट इज 172। तो जब ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे और कंपेयर करोगे तो आपको h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? आप इसको मिक्सचर से भी सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 38 इनिंग्स का एवरेज स्कोर कितना है? 48 रन्स। बाकी 2 इनिंग्स का कितना है एवरेज स्कोर वो हमें मालूम नहीं है, और 40 इनिंग्स का कितना है वो है 50 रन्स। ये जो 48 है कितनी इनिंग्स का? 38 इनिंग्स का, और ये जो हमें पता नहीं है वो कितने इनिंग्स का है? 2 इनिंग्स का। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 50 प्लस 38 इज इक्वल टू 88। ये जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एवरेज स्कोर आ गया h प्लस l/2 इज इक्वल टू 88। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आ गया 176, और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट गिवन है 172। तो 176 प्लस 172 कितना होगा? 348 डिवाइड बाय 2, ये होगा 174 आंसर। If 40 is added to a list of natural numbers, the average is increased by 4। मतलब ओरिजिनल लिस्ट में जो नेचुरल नंबर्स हैं हम उनको n मान लेते हैं और ओरिजिनल एवरेज को a मान लेते हैं। तो सम कितना होगा? सम होगा n इंटू a। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 is added to a list of natural numbers, मतलब na में हमने 40 ऐड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? n तो हमने 1 बढ़ाया
और एवरेज कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया, तो ये बराबर होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है व्हेन 30 इज एडेड टू द न्यू लिस्ट द एवरेज ऑफ द नंबर्स इन द न्यू लिस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो जब हमने 30 और ऐड कर दिया यानी टोटल 70 ऐड हुआ, तो नंबर्स कितने बढ़े, 2 बढ़ गए, और एवरेज एक और बढ़ गया यानी एवरेज 5 से बढ़ गया। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड है, एग्जाम में अप्रोच सही नहीं है। एग्जाम की अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है, हमने जो क्वेश्चन पहले किया था, बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 17 इनिंग्स, काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, इफ 40 इज एडेड टू अ लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 4। मतलब हमने जब 40 इंक्रीज कर दिया तो उसकी वजह से एवरेज 4 बढ़ गया, यानी नंबर पहले n थे, एक और 40 ऐड करा तो +1 हो गया और एवरेज 4 बढ़ गया। तो हमें ओरिजिनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 में से 4n - 4 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 36 - 4n। ठीक है, अब आगे कह रहा है व्हेन 30 इज एडेड टू अ न्यू लिस्ट द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द न्यू लिस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1। यानी 30 जब हमने और ऐड कर दिया यानी 70 जब हमने कर दिया तो n कितना बढ़ गया, 2 नंबर ऐड करे, एक तो 40 और एक 30, और एवरेज कितना बढ़ा, 5। ठीक है, सब में 5 बढ़ गया, तो अब उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा ओरिजिनल निकालने के लिए। तो 70 - 5n - 10, तो ये कितना हो गया, 60 - 5n, और ये दोनों क्यों होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, तो इस वजह से n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 24 आंसर। नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड। मतलब पहला नंबर अगर x है तो अगला होगा द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, मतलब अगला होगा 2x, एंड द सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड, तो थर्ड नंबर होगा 4x। ठीक है, द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज 7/12, तो 1/x प्लस 1/2x, रेसिप्रोकल लिख रहे हैं हम लोग, प्लस 1/4x, तो ये कितना होगा 4x, ये होगा 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7/4x। ठीक है, और इसका एवरेज है 7/4x का जो एवरेज है वो है 7/12। एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 7/12x इज इक्वल टू 7/12। अरे वाह, तो x हो गया 1 आंसर। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 4b इज ग्रेटर देन 50, मतलब 3a + 4b डिवाइड बाय 2, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन 50 था तो डिवाइड बाय 2 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाएगा 100। ठीक है, एंड a इज ट्वाइस b, ओके, तो 3a और जो a है वो ट्वाइस b है, मतलब 4b है, तो a इधर हो जाएगा 2a। ठीक है, 3a + 2a इज ग्रेटर देन 100, तो ये हो गया 5a इज ग्रेटर देन 100, देयरफॉर a इज ग्रेटर देन 20। तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 21। ठीक है, 21 आंसर। द एवरेज ऑफ a, b एंड c इज 18, तो a + b + c कितना हो गया 54, एंड दैट ऑफ c, d एंड e इज इक्वल टू 12, तो c + d + e कितना हो गया 12 × 3 36, एंड दैट ऑफ e एंड f, तो e + f कितना हो गया 6.5 × 2 इज इक्वल टू 30, एंड दैट ऑफ e एंड c इज इक्वल टू 3.5, तो e + c हो गया 7। व्हाट इज द एवरेज ऑफ a, b, c, d, e, f? तो जब आप इन 3 लाइनों को देखोगे ना, तो इसमें जब आप इनको सम करोगे तो a + b + 2c + d + 2e + f आएगा, तो c और e दो बार आ रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए एक बार करने के लिए आप लास्ट वाली स्टेटमेंट को अगर माइनस कर दोगे ना तो ये दो से एक बार हो जाएंगे e और c, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा a + b + c + d + e + f, और वो आएगा 54 + 36 इज इक्वल टू 90, 90 + 13 103 - 7 इज इक्वल टू 96, और एवरेज निकालने के लिए 96 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 16 आंसर। ये लास्ट वीडियो है एवरेज की क्लास का, आप ये 2 फॉर्मूलेज देख लो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2n n+1 2n + 1/3, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n 2n + 1 2n - 1/3। तो अब इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री, और उसके बाद हम लोग वापस अरिथमेटिक का एक टॉपिक और उठाएंगे जो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो एवरेज में अभी इतना ही, और बीच बीच में अगर मुझे और कोई अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे या फिर कमेंट में आप लोग पूछते रहेंगे मेरे से, तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है।